नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 एजुकेशन पर। मैं हूं आपका एडुकेटर अंकुर पारिक और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके BA पार्ट 3 का पेपर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों बहुत अच्छा पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे रट्टाफिकेशन का साधन बना रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में तो रटो, लेकिन रटने से क्या होता है, हिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह रटा रात को सफ़ा। इसलिए हमें रटना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ना है। आज की फर्स्ट क्लास लेने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले IPL चल रहा था। IPL में कई टीमें ऐसी थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, उनके लिए कहा जाता था कि ये आराम से जीत सकती है, लेकिन उनके पास किस चीज़ का अभाव था, उनके पास एक प्रॉपर रणनीति का अभाव था। इसलिए दोस्तों अच्छी रणनीति से आप अच्छी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहली क्लास लेने से पहले मैं आपको सिलेबस और थोड़ा सा कैसे पढ़ना है ये बताता हूँ। ये समझ में आ जाएगा तो आपकी पढ़ाई आराम से अच्छी जम जाएगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस कोरोना काल में आपका A1 एजुकेशन हमेशा आपके साथ एक भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह साथ में है। सबसे पहले ये BA पार्ट 3 का पेपर 1 है मॉडर्न हिस्ट्री। इसका आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपको पता है, फिर भी एक बार हम देख लेंगे, और हमारी अप्रोच क्या होगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अप्रोच क्या होगी, किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले इसका प्रश्न पत्र आप सभी को पता है कि पेपर 1 में ये आएगा और 2 इसके पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 40 अंकों का होता है, जिसमें 10-10 अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न 2 अंक का होता है, 20 नंबर का, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। उसके बाद जो दूसरा होता है उसमें आपको 10 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 50 शब्दों के प्रश्न होते हैं, उनमें से आपको 10 में से 5 करने होते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। इस तरीके से 20 अंकों का ये पेपर होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 यूनिट है आपके कोर्स में, हर यूनिट से 2-2 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको एक-एक करना है। 20-20 अंकों के ये प्रश्न हैं। इस तरीके से ये आपको सब पता था, फिर भी एक बार बता देते हैं कि हमें 100 अंकों के पेपर की तैयारी करनी है। 3 यूनिट है, हर यूनिट को बराबर वेटेज है, इसलिए हर यूनिट को हम बराबर महत्व देंगे। एक बार सिलेबस पे भी नज़र डाल देते हैं, क्योंकि सिलेबस पता हो तो आधी तैयारी अपने आप ही हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ खंड क, यानी कि फर्स्ट इकाई में क्या क्या है। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत, ये फर्स्ट टॉपिक होगा। मतलब क्या है कि ब्रिटेन के लोग भारत में आ चुके हैं, मुगलों का पतन हो चुका है। अब जो यूरोपीय शक्तियां हैं उनमें किस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करी, किस तरीके से उसका भारत में शासन हुआ, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मराठा परिसंघ, इसकी शक्ति, दुर्बलता, अंग्रेजों से संघर्ष और पतन। मतलब जो मराठा किंगडम था, छत्रपति शिवाजी ने जो चालू करा था, उसका बाद में एक समय ऐसा आया कि ये देखा गया कि मुगल खत्म हो गए। जब मुगल खत्म हो गए तो ये माना गया कि अब भारत में मराठा राज करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों उनकी पराजय हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा टॉपिक होगा कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ और उसकी मजबूती, बंगाल, मैसूर, सिंध, अवध, पंजाब, इन सब में किस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी पकड़ बनाई। सहायक संधि क्या होती है और विलय का सिद्धांत। मतलब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जो छोटे से समूह में आए थे, उन्होंने किस तरीके से पूरे के पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों, पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, हम दोनों मिलके आसानी से कर लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर इंग्लैंड की सरकार ने किस प्रकार से नियंत्रण करा, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद भू राजस्व बंदोबस्त, स्थायी रैयतवाड़ी, महलवारी। भू राजस्व बंदोबस्त का मतलब ये होता है, मोटे मोटे तौर पे आपको समझा दूं कि जिस तरह आजकल पटवारी का काम होता है लगान फिक्स करना, उस तरह उस समय कैसे लगान होता था। 3 विधियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ब्रिटिश शासन के प्रति जन विद्रोह, और इसमें 1857 का विप्लव, 1857 की क्यों क्रांति हुई, उसका क्या कारण है, प्रकृति और परिणाम। 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद में दूसरे पोर्शन पे आते हैं।
जो दूसरा पोर्शन है उसके में होगा 1858 के बाद ब्रिटेन सरकार ने क्या नीति बदली, ब्रिटिश सर्वोपरिता का विकास, मतलब ब्रिटेन की सबसे ऊंची सिद्धांत हुआ। और उसके बाद देखेंगे कि उस समय की अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप था, कृषि का किस प्रकार व्यवसायीकरण हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन, धन का निष्कासन और भारत की निर्धनता। मतलब मोटे मोटे तौर पर इस टॉपिक से आपको समझाएंगे कि जो भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो भारत जो कभी बहुत ज़्यादा विकसित था, उस भारत की गरीबी कैसे आई, वो भारत इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि वो आज तक विकासशील देशों में ही शामिल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय पुनर्जागरण, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ये सारे के सारे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह हमारे समाज में जो कुरीतियाँ आई उनसे स्वामी रामदेव, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, इन सब ने किस तरीके से सुधार करा, हमारी जो अंदर की बुराइयां थी उन बुराइयों को किस प्रकार दूर करने का काम करा, ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम चरण। अब भारत की आज़ादी की बात चालू हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टेड है, मैं आपको वादा दिलाता हूँ, मेरी क्लास जब आप लेओगे तो आपको ये लगेगा कि एक मूवी चल रही है और आपको पिक्चर के जैसे समझ में आएगा कि हमारे देश की आज़ादी कैसे हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, लोगों को अब लगने लग गया कि अब हमें अंग्रेजों के साथ नहीं रहना है, अब हमें हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये आज वाली कांग्रेस नहीं है, ये जो हमें आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल था, उस कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। कांग्रेस के दो धड़े थे, नरमपंथी और उग्रपंथी, इनके बारे में पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्थिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। मतलब कुछ इतिहासकारों ने ये बताया कि वास्तव में जो अंग्रेजों के शोषण की प्रवृत्ति है वो आर्थिक है, मतलब इकोनॉमिक है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों इसलिए हमें लूट रहे हैं, इसलिए हमारा शोषण कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से अर्थ मिल रहा है, धन मिल रहा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय और मुस्लिम लीग, कि मुसलमानों के अंदर कैसे ये भावना आई कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा अलग अस्तित्व है, और इसमें मुस्लिम लीग का क्या रोल था ये आपको बताएंगे। इसके बाद आते हैं खंड ग पर, यानी कि हमारा अंतिम पार्ट पर। इसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, गांधी की विचारधारा, पद्धतियाँ, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी पर यह पूरा का पूरा सेशन आपको समर्पित होगा। गांधी जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि आपके 6 जो निबंधात्मक प्रश्न आएंगे उनमें से एक प्रश्न इसी टॉपिक पर आएगा। तो गांधी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, आखिर गांधी जी ने किन किन तरीकों से संघर्ष करा और गांधी ने जो आंदोलन करे उन हर आंदोलन में क्या अंतर था। उसके बाद करेंगे कि गांधी जी के इतर जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी अन्य धाराएं, जिसमें क्रांतिकारी, वामपंथी, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, मतलब भारत को आज़ाद कराने में इन धड़ों का क्या रोल था ये आपको पढ़ाएंगे। भगत सिंह भी आएंगे, इनमें बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा। उसके बाद होगा कृषकों, मजदूरों एवं दलित वर्गों के आंदोलन, मतलब हमारे यहाँ के किसान, हमारे मजदूर, हमारे दलित लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से आंदोलन करा, उन्होंने अपनी आवाज़ किस तरह से उठाई इस स्वतंत्रता संघर्ष में, वो आपको बताएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं, ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपके बीए के पेपर में महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ये अलग से टॉपिक नहीं होगा, जितने भी टॉपिक हैं उनके अंदर अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम। भारत में जो संविधान बना था बाद में, उसकी रूपरेखा यहाँ से पता चलेगी। मार्लो, मिंटो, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड और 1935 के भारत शासन अधिनियम फिर से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारत का विभाजन हुआ, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ में हमारा छोटा भाई, हमारा नालायक भाई पाकिस्तान कैसे जन्मा, ये हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जब देश आज़ाद हो जाएगा तो 1971 तक की हम प्रगति और परिदृश्य देखेंगे कि किस तरह से भारत में अलग अलग देशी रियासतें थी, उनको भारत में मिलाया गया, उन जो अलग अलग राज्य थे उनका एकीकरण करा गया, कृषि में सुधार हुआ, नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा और औद्योगिकीकरण। मतलब एक जो नया देश था भारत, एक नवजात देश था, उसने किस प्रकार प्रगति करी, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे। और अंतिम टॉपिक होगा हमारा स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, गुट निरपेक्षता और पंचशील।
भारत आज़ाद हो गया, भारत ने हल्का फुल्का विकास भी कर लिया। अब भारत को क्या करना है, अपने पड़ोसी देशों से और विश्व के जो अन्य देश हैं उनसे संबंध बनाने हैं। तो उस समय दो प्रमुख थे, एक तो रूस जिसको सोवियत संघ कहा जाता था और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने इन दोनों में से किसे चुना या एक अलग रास्ता अपनाया, और भारत की पंचशील सिद्धांत क्या था जिसके कारण भारत की और खासकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत बहुत सराहना हुई। ये सारा का सारा आपको बताएंगे। तो दोस्तों सिलेबस बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि एक बार आपको पता तो चल जाए इस सब्जेक्ट में है क्या। और दोस्तों जब तक आपको सिलेबस का पता नहीं होता, सीधी सी बात है, फिर से मैं आईपीएल मैच में आता हूँ, आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आपको कितने रन का टारगेट चेस करना है तब तक आपकी रणनीति बन ही नहीं सकती। तो हमें टारगेट का पता चल गया है, अब हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों प्लानिंग। हमें कैसे पढ़ना है, सबसे पहली बात है, सबसे पहला सिद्धांत मेरी क्लास का यही होगा कि किसी भी तरीके का रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है। हिस्ट्री के लिए लोग कहते हैं कि रटो, भाई साहब ये तो रटो, पर मैंने पहले ही बता दिया हिस्ट्री इतनी बेवफा, रात को रटा सुबह को सफ़ा। तो उस बेवफा हिस्ट्री को जब अपना बनाना है तो दोस्तों रटना नहीं, समझना होगा। आपको क्या करना होगा, इन 3 चीज़ों से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ट्रिक से, माइंड मैप से और पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। मतलब हमें ट्रिक से पढ़ना है। कई चीज़ें ऐसी होगी, अभी मैंने कहा रटना मना है, और कई चीज़ें ऐसी है जो आपको याद करनी ही होगी। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे। जैसे आप इधर आइए कि एक छोटी सी ट्रिक है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि मुगल शासकों का क्रम बताइए, ठीक है। उत्तर मुगल शासकों का क्रम बताइए, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो इसमें आप रटते जाओ, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये रटोगे 100% भूलोगे। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना ली, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। किसके लिए, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। अपने राजस्थानी में कहते हैं माड़ साहब, तो मेरे लिए आप क्या बना रहे हो, भाजी सब्जी। अब ये आपने ट्रिक याद करनी। अब इसके एक एक लेटर से आपके लिए एक एक राजा का नाम हो जाएगा। जैसे बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह, जे आई फॉर जहांगीर शाह। मतलब ये किस किस से, भाजी सब्जी से। 4 से बन गया फर्रुख शायर, एम से बन गया फिर मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर, ठीक है। और साहब में आ गया शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, एक ट्रिक हो गई। एक बार वापस देख लीजिए, भाजी से क्या क्या बनाया आपने, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ये हो गया भाजी से। उसके बाद क्या है, सब्जी में एस से बना दिया शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह और जे आई से जहांगीर शाह। अब है 4 से कौन सा शासक बना, फर्रुख शायर। फिर है माँ साहब का मतलब क्या होता है, एम से बन गया हमारा मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय। तो ये माँ का फुल फॉर्म हो गया। अब है साहब में क्या है, एस एच से हो गया शाह आलम द्वितीय, और ए से अकबर द्वितीय और बी से हो गया बहादुर शाह जफर। तो ये एक मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से पढ़ना है। इतिहास में कई चीज़ें ऐसी आएगी दोस्तों जब आपको ये लगेगा कि यार ये तो याद ही नहीं हो सकता। और अभी मैंने आपको कहा कि 2-2 नंबर के कितने छोटे क्वेश्चन आएंगे, अति लघुरात्मक 20 क्वेश्चन आएंगे। तो हम 20 नंबर को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हमें केवल पास तो होना नहीं है, हमें अच्छे नंबर लाने, और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाए। और ये जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे समझने हैं कि बाद में हम जिस भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें उसमें इससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसे पढ़कर आप न केवल अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हो, बल्कि आप दूसरे एग्जाम में भी, जो कंपटीशन एग्जाम जो आपका टारगेट होगा, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हो। अब क्या है, इसके अलावा आपको और क्या रणनीति करनी है कि दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊं कि एक फिल्म की जैसी पढ़ाई हो। जैसे आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, मणिकर्णिका, ये सारी फिल्में आपने देखी होगी। तो कभी आपने ऐसा करा कि मान लो मणिकर्णिका मूवी देखने गए हो हॉल में, और आप साथ में है ना पेन कागज़ लेके गए हो, आप नोट्स बना रहे हो
कि अब कंगना राणौत ने इससे मिली, अब इसका इससे लड़ाई हुई, अब इसने शेर को मारा, अब इसका इलाज करा, ये सब नहीं कराना। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप पूरी A to Z चीज़ें बता दोगे, यहाँ तक कि जो उसके कठिन कठिन गाने हैं उनकी लिरिक्स भी बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को उस समय ये नहीं कहा, आपने अपने माइंड को उस समय प्रेशर में नहीं रखा कि आपको पढ़ना है, आपको रटना है। उस समय आपने क्या करा? उस समय आपने सीधा सा ये कहा कि आपको सिर्फ एंजॉय करना है। तो हमें क्या करना है? हमें भी इतिहास को सिर्फ एंजॉय करना है, समझ समझ के करना है। एक टेक्निक और है जिसे बनते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। मतलब आपको ये लगना चाहिए कि जैसे जो मैं पढ़ाऊँ, जैसे मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा मराठा संघ का पतन, तो आपको ये लगना चाहिए कि ये सब चीज़ें मेरे सामने हो रही है। आपके सामने ये लगना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली भारत में आ चुका है, उसने मराठा सेना को हरा दिया है, अब अंग्रेजों के लिए रास्ता तैयार हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। और विश्वास कीजिए दोस्तों, ये कठिन नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम और आप मिलकर ये चीज़ कर लेंगे। इस तरीके की रणनीति हमने करनी है। अब हम इन रणनीति का उपयोग हमारे पढ़ने में लगाएंगे। सबसे पहले तो रणनीति देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक, और अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे हमारे मेन टॉपिक को।